सर, सबसे पहले तो मैं यही जान लेती हूँ कि 5 सालों में आप नैनीताल की जनता का कितना विकास कर चुके हैं और कौन सी आपको ऐसे चीज़ें लग रही है जो अभी तक नहीं हो पाई? हमने नैनीताल शहर के लिए, चाहे हमारा तल्लीताल बाजार हो चाहे मल्लीताल बाजार हो, हमने इसके सौंदर्यीकरण के लिए और इसको एक अलग पहचान देने के लिए 2.5 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए। झील के 3 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में आप कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक तौर पर आपको पार्किंग बाहर ले जानी पड़ेगी। सर, एक चीज़ आप बताइए कि बीजेपी में जब आप थे तो किन चीज़ों की दिक्कत आई जो आपको कांग्रेस में जाना पड़ा? एक चीज़ पूर्णतः निश्चित है कि जनता चाह रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। रीता आर्य जी का जहाँ तक प्रश्न है, उनको घर से बुलाकर 2006 में वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य नहीं थी, उनको वर्ष 2006 में घर से बुलाकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बनाने के 1 घंटे बाद नगर पालिका नैनीताल का टिकट दिया। मैं इस बात को बड़े आत्मविश्वास से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड रहेगा। 10 तारीख को निश्चित तौर पर आप संजीव आर्य को बधाई दिए। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नैनीताल जिले के विधायक संजीव आर्य जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 सालों में नैनीताल की जनता का कितना विकास हो चुका है और कौन से वो काम हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, सबसे पहले तो मैं यही जान लेती हूँ कि 5 सालों में आप नैनीताल की जनता का कितना विकास कर चुके हैं और कौन सी आपको ऐसे चीज़ें लग रही है जो अभी तक नहीं हो पाई? देखिए, नैनीताल का जनता का विकास से महत्वपूर्ण है क्षेत्र का विकास, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब क्षेत्र का विकास होता है तो उसी में जनमानस को भी फायदा मिलता है। नैनीताल विधानसभा, नैनीताल जनपद की जो विधानसभाओं में भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत जटिल भी है और बहुत विषम है। मात्र नैनीताल की नगर पालिका ही इसमें नहीं आती है, बल्कि भवाली नगर पालिका और कमोवेश 180 गांव, जिसमें बेतालघाट ब्लॉक है, रामगढ़ ब्लॉक है, कोटाबाग ब्लॉक है और भीमताल का ग्रामीण मंडल है। इन 4.5-5 सालों का जो मेरा कार्यकाल रहा, स्वाभाविक रूप से हमने विकास के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं। अगर हम शहर की बात करें तो नैनीताल में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में था पार्किंग, और इसके लिए हमने भारत सरकार से नारायण नगर के समीप, चौरखेत के समीप पार्किंग के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक और विधिवत स्वीकृति प्राप्त करके हमने ज़मीन हस्तांतरण कराया और आज चौरखेत में पार्किंग का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके साथ साथ शहर की जो एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या थी वो है सीवर की, क्योंकि नैनीताल में हमारे को जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर सीवर ट्रीटमेंट प्लान नैनीताल में नहीं आता तो नैनीताल के जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, इवन स्कूल्स भी, वो प्रभावित हो रहे थे और कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि अगर एसटीपी प्रोजेक्ट शहर के लिए नहीं आया तो इनको बंद कर दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि हमने अपने इस कार्यकाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट का ट्रांस 3 है, उसके अंतर्गत 82 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने शहर के लिए स्वीकृत कराया और जिसका टेंडर भी लग गया और उसका विधिवत शिलान्यास भी हुआ और अब काम शुरू होगा। लेकिन सर, पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी, जब हम लोगों से बातचीत करके आए हैं तो वो अभी भी कहीं पर धरातल पर दिख नहीं रही है। ये देखिए, इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, शहर में जब आप बात करते हैं, क्योंकि शहर में हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि जो हमारा लेक है, झील के 3 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में आप कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक तौर पर आपको पार्किंग बाहर ले जानी पड़ेगी, शहर से बाहर। और उसके लिए जो हमने लैंड इश्यूज़ थे, क्योंकि 24 जो बीघा हमने लैंड एक्वायर करी फॉरेस्ट से शहर में, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, जब स्टेट बना था हमारे पास पूरे स्टेट में जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ थी, जिसमें 2 व्हीलर भी है और 4 व्हीलर भी, वो 3 लाख थे और आज ऑफिशियली 47 लाख हैं। और आप इस चीज़ को भी समझिए कि नैनीताल में जितनी हम पार्किंग बढ़ा रहे हैं उससे दुगनी और तिगुनी उसमें क्षमता में टूरिस्ट की गाड़ियां आती हैं। और वो दौर भी आ गया है कि नैनीताल में अब हर घर में लोगों पे अपने 2 व्हीलर्स भी हैं, अपनी गाड़ी भी हैं,
तो व्यक्तिगत पार्किंग के लिए स्वाभाविक रूप से दिक्कतें हैं, लेकिन हमने उसके बाद भी, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीएम कोर्ट के सामने हमने नया पार्किंग स्लॉट डेवलप करने की हम प्रयास कर रहे हैं। हम उसके समीपवर्ती क्षेत्र, हमारा जो तलीताल है, वहाँ पर हम कर रहे हैं। नारायण नगर 24 बीघा लगभग हमारा 700 गाड़ियों का प्रोजेक्ट है, तो हमने लगभग 1000 गाड़ियों की फर्दर पार्किंग के लिए हमने उस चीज़ को वर्कआउट भी किया और उस पर काम चल भी रहा है। अभी आप रूसी बाईपास में ही हैं, अगर आप यहाँ से आगे चले जाएंगे, नारायण नगर बिल्कुल 3 किलोमीटर आगे है, तो आप वहाँ पर देखेंगे कितने बड़े स्केल पर पार्किंग का काम चल रहा है। तो सर, जिस तरह से आपने देखा कि अभी जो बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह की अभी दल बदल की जो ये प्रतिक्रिया चल रही है, क्योंकि आप भी पहले बीजेपी में थे जब आप जीते और अब आप कांग्रेस में हैं, तो आपको क्या लगता है कि वोट का कहीं ना कहीं नुकसान आपको मिलेगा इस वक्त? देखिए, मुझे अपने काम पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे विश्वास है, और मुझे बहुत अपार स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद नैनीताल के महान जनमानस का मिला है, चाहे मेरे बुजुर्ग हों, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे मेरे युवा साथी हों। और मैंने अपने इस कार्यकाल में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। मैंने डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में कभी ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी का है, किस दल का है। जो व्यक्ति आया, जिसकी जन समस्याओं के निस्तारण के लिए मैंने ईमानदारी से कोशिश की, और आज भी मेरा एजेंडा सिर्फ डेवलपमेंट है। और मुझे, लेकिन सर, एक चीज आप बताइए कि बीजेपी में जब आप थे तो किन चीजों की दिक्कत आई जो आपको कांग्रेस में जाना पड़ा? देखिए, मैंने कहा नहीं कि सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर जब पूरा देश बरगलाने में आ सकता है, भ्रामक प्रचार में आ सकता है, तो मैं भी संजीव आ रही हूँ। हमने भी बहुत चीज़ों को महसूस किया था, हमें भी लगा था, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, और डबल इंजन की सरकार जिस दिन बनेगी तो पहाड़ के पानी, पहाड़ के जवानी को संरक्षण और संवर्धन का काम हम करेंगे। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, महंगाई 100 दिन के अंदर कम करने की बात थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी। तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको लेकर हमें भी लगा, लेकिन धरातल पर जाने के बाद लगा, और कहीं ना कहीं देखिए, मैं इस चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सबके प्रति होती है। सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति समभाव। ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट की कॉस्ट पर आप पहले ही वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को सेट करें। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मैंने अपने को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस किया। मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पे काम करते हैं तो लोग उसको भी वोट के नज़रिए से देखते थे, और लगता था कि वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी के हिसाब से आपको नहीं मिल सकता। लेकिन संजीव आर्य के रूप में मैंने हमेशा इस चीज़ को सीखा है, ये मेरे संस्कार रहे कि हमको हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नज़दीकी से एनालिसिस करके मैंने डिसीज़न लिया, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा, मेरी रूट्स भी कांग्रेस की रही हैं, मेरा परिवार कांग्रेस का रहा है। परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थितियों के हालात में निर्णय लिया मैंने, और मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही समय पे सही निर्णय लेते हुए अपने परिवार में वापसी की है। मैं अपने परिवार के बीच वापस आया हूँ, और अब जीवन पर्यंत मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय, एक ही मकसद है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए, और राज्य में भी हमें लगता है कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के परिदृश्य में यही है कि कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित हो। जिस तरह का वातावरण मैंने पूरे प्रदेश में देखा है, एक चीज़ पूर्णतः निश्चित है कि जनता चाह रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। सर देखिए, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरिता आर्या जी, जिस तरीके से आपको पता है कि अभी टिकट की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, लेकिन वो कहती नजर आ रही हैं कि वो टिकट की वजह से नहीं आई हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को वो सम्मान कांग्रेस में नहीं दिला पा रही हैं। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या महिलाओं को सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि महिलाओं के जब सम्मान की बात आती है, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें, मैं इस बात को भी स्वीकारता हूँ कि कांग्रेस में हमारी ऐसी बहुत सी मातृशक्ति है। अगर मैं अपने नैनीताल विधानसभा में ही कहूँ, बहुत सी ऐसी मातृशक्ति है जिन्होंने अपना जीवन पर्यंत कांग्रेस को समर्पित किया है, और हम उनको उतना सम्मान नहीं भी दे पाए होंगे। लेकिन सरिता आर्य जी का जहाँ तक प्रश्न है, उनको घर से बुलाकर 2006 में, वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य नहीं थी, उनको वर्ष 2006 में घर से बुलाकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बनाने के 1 घंटे बाद
नगर पालिका नैनीताल का टिकट दिया गया। उनको पार्टी ने नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। 2012 में उन्होंने विधानसभा के टिकट के लिए प्रत्यावेदन भी नहीं किया था। उसके बाद उनको पार्टी ने बुलाकर कांग्रेस का टिकट दिया और उनको विधायक बनाया। फिर उनको पुनः 2017 में टिकट दिया। 7 साल उनको महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया। तो मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जितनी मेरी माताएं कांग्रेस परिवार से जुड़ी हैं, कांग्रेस की सेवा कर रही हैं, अगर सरिता आर्य जी को देखा जाए तो कांग्रेस की उन महिलाओं को उनका 10% भी नहीं मिला होगा जितना सरिता आर्य को पार्टी ने दिया। तो सरिता जी को इतना मिलने के बाद भी अगर वो कहती हैं कि पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल पाया या मातृशक्ति का सम्मान नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को निश्चित तौर पर आज बहुत पीड़ा होगी जिन्होंने जीवन पर्यंत कांग्रेस के लिए समर्पित किया है। पार्टी ने बहुत कुछ सरिता जी को दिया। इतना कुछ मिलने का सपना मुझे लगता है जो भी महिला राजनीति में आती होगी उसका यही सपना रहता होगा कि जितना सरिता जी को कांग्रेस ने दिया उसका मैं मात्र 10% ही प्राप्त कर लूँ। तो इसलिए इस तरीके की बात कहना ठीक है, यार लोकतंत्र है। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, संजीव आर्य उनसे मुकाबला करेगा। मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर हम अपनी विचारधारा के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने जनमानस के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर इस चुनाव में हम जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नैनीताल की महान जनमानस का आशीर्वाद कांग्रेस को प्राप्त होगा। सर, जिस तरह से ये दल बदल का जो सिलसिला चल रहा था, क्योंकि आप पहले बीजेपी में थी, फिर कांग्रेस में आए, ऐसे ही सरिता मैम के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग अब देखिए समझने लगे हैं चीज़ों को। जो गुटबाजियां चल रही हैं लगातार या फिर जो दल बदल की जो प्रतिक्रिया चल रही है, लोग कहीं ना कहीं समझदार हो गए हैं। या मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पार्टी में ही कमी है दोनों में, या फिर आप लोग ही मतलब दावेदारी को ठीक से मतलब नहीं निभा पाए? देखिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं तो अपने परिवार में वापस आया हूँ। मैंने 19 साल लगातार कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस के विभिन्न अनुसांगिक संगठनों के पद पर काम किया और शायद आपके संज्ञान में भी नहीं होगा, 2012 में मैं 2007 में भी टिकट मांग रहा था। पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको भविष्य में मौका दिया जाएगा। 2012 में 70 विधानसभाओं में नैनीताल विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसमें मेरा सिंगल नाम गया था। मेरे पिताजी उस वक्त बाजपुर से एस्पिरेंट थे, उनके टिकट में भी उनके खिलाफ 2 लोगों ने और दावेदारी करी थी, लेकिन 70 विधानसभाओं में संजीव आर्य का अकेला नाम होने के बाद भी मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उस वक्त सरिता जी को दिया गया, उनसे मांगा गया कि आप ठीक है उनको लड़ाइए। मैंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन कभी कभी राजनीतिक काल, परिवेश, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको एक निर्णय लेना पड़ जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो मैंने उचित मौके पर मुझे महसूस भी हुआ कि हम जिस विचारधारा से जुड़े हैं, जो हमने बचपन से देखा है, कहीं ना कहीं हम कांग्रेस का, हमारा ब्लड में कांग्रेस है और निश्चित तौर पर आज मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुशी है। अब सरिता जी आज भाजपा में क्यों गई हैं ये तो वही बेहतर बता सकती हैं। और मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी, जब मैं भाजपा से भी प्रत्याशी था, तो मैंने हमेशा डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा। आज भी मैं जनता के बीच हूँ तो अपने कराए गए विकास कार्यों के बल पर, और जो मेरा आगे का विज़न है, जो हम आगे लोगों को रिफ्लेक्ट कराएंगे कि हम और काम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी आए, मुझे अपने पे इतना आत्मविश्वास है कि जितने भी लोग आज प्रत्याशी बनेंगे नैनीताल विधानसभा से, उनकी एक विकास की सोच होगी। हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका अपना एक विज़न होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनकी विकास की सोच और प्रत्याशियों की जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से संजीव आर्य के विकास की सोच शुरू होती है। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए, अब आपको क्या लगता है कि सरिता आर्य दावेदारी कर रही हैं, तो बराबर की टक्कर है या फिर आप एक तरफा रिजल्ट देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर कोई मेरे आगे प्रत्याशी नहीं होगा तो मैं निर्विरोधी नहीं बन जाऊंगा। तो ये तो स्वाभाविक है, वो आई हैं, उनका स्वागत है। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको कितना स्वीकारते हैं। आज ही मैं देख रहा हूँ कि जितने अन्य दावेदार हैं उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली है। जो उनके अनुसांगिक संगठन हैं वो खुलेआम विरोध पे आए हुए हैं। तो 20 दिन का चुनाव है, मैं तो 20 दिन से क्या, मैं तो जैसे एक बच्चा सालों साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, क्लास अटेंड करता है, नोट्स बनाता है, रेगुलर रहता है, टीचर्स के टच में रहता है, तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है। और एक बच्चा ऐसा होता है कि वो सालों साल क्लास भी बंक करता है, टीचर्स के भी टच में नहीं होता है, नोट्स नहीं होते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या करता है, वो कुंजी ढूंढता है, गाइड, कि मैं कहीं से गाइड ले आऊँ या कहीं से क्वेश्चन पेपर ही पता लग जाए।
तो ये सिचुएशन उनकी है इस वक्त। मैं तो 4.5 साल से फील्ड में हूँ, लोगों के बीच हूँ, तो मुझे विश्वास है। बाकी वो चुनाव में आई हैं, उनका स्वागत है, हम उनका स्वागत करते हैं। वो आई हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस वक्त हमने नैनीताल जिले के वर्तमान विधायक से बातचीत की है और आप सुन चुके हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो जनता के बीच में आ रहे हैं। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ।